तो मतलब सबसे पहले तो बहुत बेसिक सा सवाल है कि जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि तीनों चारों सब्जेक्ट्स मुश्किल होते हैं, तो उनको मैनेज करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन-सा था आपके लिए? और आप उनको किस तरीके से मैनेज करते थे? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो फिज़िक्स लगा। 11th में हाँ। कंपैरेटिवली ईज़ी लगा था, बट 12th में मुझे उल्टा हो गया बिल्कुल, फिज़िक्स थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगा था। और स्कूल में मतलब प्रॉपर नहीं था इतना मतलब फिज़िक्स का, तो वो तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपर से भी पढ़ा था और पहले तो मतलब वन शॉट देख के फिर एनसीईआरटी रीड की थी। फिज़िक्स की हुँ। थोड़ी डिफ़िकल्टी सिर्फ़ एक ही बार की थी वो, बट केमिस्ट्री के कम से कम 2-3 बार की थी एटलीस्ट। तो अच्छा, अक्यूरेट ग्रेट, ग्रेट। करके एनसीईआरटी से ही आता है। फिज़िक्स एक हाँ। बार एक वन शॉट देख के फिर थोड़ी थ्योरी मतलब कवर होके फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे और क्वेश्चंस। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, मतलब जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है तो उसमें आप ज़्यादा टाइम उसको देते हो या फिर जो ईज़ी सब्जेक्ट होता है जो मतलब ईज़िली समझ आ जाता है उसको आप ज़्यादा टाइम मतलब किस तरीके से आप मतलब मैनेज कर रहे थे अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं, को? एक्चुअली मैं देखो फिज़िक्स को ही थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही थी, फिर केमिस्ट्री को ज़्यादा दे रही थी क्योंकि केमिस्ट्री में भी मुझे दिक्कत आ रही थी, बट उसमें मार्क्स ठीक आ गए मेरे। केमिस्ट्री में हाँ। और एक्सपेक्ट कर रही थी बट थोड़े कम रह गए। और कितने और 101 कितने एक्सपेक्टर 101 उसने 101 एक्सपेक्टर। उसने एक्सपेक्ट किया था कि 100 आउट ऑफ 100 आएँगे। नहीं, केमिस्ट्री में ठीक था, फिज़िक्स बोल रही हूँ, फिज़िक्स में एक्सपेक्टेड अच्छा, थे ज़्यादा। फिज़िक्स में तो आई गेस पेपर भी थोड़ा-सा मुश्किल आया था एंड अगर उस हाँ। लेवल के पे हाँ, उस लेवल के पेपर पे आपके 83 मार्क्स आए तो दैट इज़ मतलब बहुत अच्छा स्कोर था, है ना? ठीक है, तो हाँ। आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आई गेस केमिस्ट्री में आए हैं तो तापुर मैम कीजिए चर्चा। म्यूट पे हो आप, म्यूट पे हो। मैं कह रही हूँ सच में 99 आया है। हाँ सच है जी। 90। ये 1 नंबर कहाँ पे क्या लग रहा है कटा होगा? मेरे को ऐसा पता ही था, मतलब वैसे तो पूरा पेपर ही किया था, तो मेरे को ऐसे कुछ पता नहीं कहाँ कटा है, बट वो मेरे को पता था कि बोर्ड वाले जब ज़्यादा जाते हैं, मेरे को टीचर्स ने बताया था 95 से ऊपर जाते हैं तो 2-3 बार चेकिंग होती है, तो छोटी गलती पे भी कट जाते हैं। तो कहीं कट गए होंगे मे बी डायग्राम या और, बाकी तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरा ही किया था। बट कांग्रेचुलेशंस मुस्कान। प्राउड फील हुआ मुझे जान के केमिस्ट्री वाला नंबर तो और ज़्यादा प्राउड हो गया। अच्छा हाँ जी। मुस्कान एक टिप दो स्टूडेंट्स को मतलब अगर आपसे मैं बोलूँ कि एज़ यू स्कोर्ड तो अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा और स्कोर कर सकती थी, ये गलती हो गई वरना शायद और अच्छा स्कोर हो जाता। हाँ जी, वो मैं बताती हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है मैथ्स में। मैथ्स मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसको मेरी गलती हो गई ना कि मैथ्स सबसे स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने उसे थोड़ा लाइटली ले लिया, है ना? ये गलती थी, मेरे 83 रह गया, वरना मेरे प्री बोर्ड में भी ऐसे थे 92 थे, अगर 100 से बोला जाए तो। और सर ने भी बोला था कि तुम्हारे 100 भी आ सकता है, वो कैपेबिलिटी है, बट मैंने गलती पता है क्या कर दी कि मैंने थोड़ा लाइटली लिया। दूसरी चीज़, सैंपल पेपर नहीं किए। पेपर जो इस बार बोर्ड के आए थे ना, लेंथी आ गए, जिसकी वज़ह से मेरा मैथ्स का पेपर ना थोड़ा छूट गया। और जो मैंने किए वो रिवीजन का टाइम नहीं मिला, तो मैथ्स में तो रिवीजन चाहिए होती है, एक बार दोबारा पढ़ लो, है ना? कि दोबारा चेक कर लो कि कोई गलती ना हो कैलकुलेशन, तो वो दिक्कत हो गई, इसलिए मेरा मैथ्स में कम रह गया। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी, कोई कोई सब्जेक्ट अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो उसको ये मत लेना कि बहुत लाइटली ले लिया, कि उसे पढ़ा ही नहीं, या फिर वो मेरी गलती थी सबसे बड़ी वाली। वरना मैथ्स में मैं 95 से ऊपर ला सकती थी, इतनी थी मेरे में कैपेबिलिटी। आई गेस मेरे को जो इसमें आपका मिस्टेक लग रहा है ना, वो ये लग रहा है बस कि आपने एंड मोमेंट पे मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं किए या फिर सैंपल पेपर नहीं किए। सैंपल पेपर मैं टीचर के साथ नहीं किया और हाँ, हाँ, फिज़िक्स और हाँ। उसके कर ली थी, क्योंकि ना एक्चुअली फिज़िक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी डर गई थी, है ना? सिलेबस नहीं हो रहा था तो मैं थोड़ी डर गई थी, तो डर के मारे मैंने ज़्यादा कर लिया। और मैथ्स का था कि चलो थोड़ा चिल रहे थे, 10 दिन की छुट्टी भी मिली है बोर्ड में, तो मैं थोड़ी चिल हो गई, ठंडी पड़ गई, तो बस वो मेरी गलती हो गई, वो मत करना कोई। जो स्ट्रॉन्ग है उसे सबसे पहले कंप्लीट करके रखो, है ना? उसके बाद जो वीक है थोड़ी, उस पे ज़्यादा अच्छा मुस्कान बात मुझे एक चीज़ पूछना था कि क्या कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और बाकी जो थे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने उस पे ज़्यादा फोकस किया। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें आपको कैसे किसने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या सच में आपको हेल्प किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में या फिर अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया था? हाँ, मैथ में कुछ-कुछ थे और केमिस्ट्री में तो पूरा ही एक्सपेक्टेड सा पेपर आया था, बट फिज़िक्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब उसमें ये कह लो, जब थोड़ी बहुत डेरिवेशंस थी ना, सिर्फ़ वही थी एक्सपेक्टेड कि हाँ, डेरिवेशंस तो कुछ तो आएँगी ही आएँगी, बट उसके अलावा पीवाईक्यू ने इस बार हेल्प नहीं किया। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगली बार सिर्फ़ सोनली पीवाईक्यू पे फोकस, मतलब वो ना रखें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाएँ, क्योंकि ना पिछले 2 बार से ऐसे ही बन रहा है फिज़िक्स का। तो मुझे लग रहा है कहीं इस बार भी ऐसे ही ना बन जाए फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट पे बेस, है ना? तो पीवाईक्यू में
फिजिक्स में हेल्प नहीं करी। केमिस्ट्री में तो पूरा ही एक्सपेक्टेड पेपर था, मैथ्स में भी काफ़ी एक्सपेक्टेड था, बट वो फिजिक्स का तो बिल्कुल ही अलग लेवल था। बेटा कितने आए थे फिजिक्स में आपके? 83। 83। सेट 3 आ गया पेपर आपका? नहीं, साइड 2 था मेरा। मैं इससे ज़्यादा वैसे एक्सपेक्ट कर रही थी, पर पता नहीं, मेरे को लग रहा चेकिंग भी थोड़ी स्ट्रिक्ट की है, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किए थे ना नॉर्मल चेकिंग के हिसाब से भी, तो 86-87 बैठ रहे थे। मुझे लगा थोड़ी लीनियंसी होगी तो 89 तक आ जाएंगे, बट बड़ी ईयर मार्क। बहुत अच्छा है बेटा। एक छोटा सा सवाल ये होता है बेटा कि फिजिक्स में अगर आप 80 के ऊपर या 70 के ऊपर भी ला रहे हो तो आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत अच्छी है। तो अगर मैं ये पूछूं कि आप जूनियर्स को क्या सलाह दोगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने चाहिए? एक्चुअली न्यूमेरिकल्स जो होंगे ना, वो सबसे पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। फिर अगर हमारे न्यूमेरिकल गलत होंगे तो हम डिमोटिवेट होंगे। तो पहली चीज़ थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज़ एग्जाम्पल्स को पढ़ लो पहले, थोड़ा मतलब देख लो, फिर उन्हीं एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व करने का ट्राई करो बिना देखे। फिर क्वेश्चंस करोगे ना तो वो थोड़ा इजीली हो जाएंगे। ये बताओ थोड़ा सा मुझे इसमें बेटा मुस्कान की न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने चाहिए? जैसे कि अब तो आपको आइडिया लग गया कि सिर्फ पीवाईक्यू के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज इनफ नहीं है। कैसे कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए और किस वे में करने चाहिए कि पहले एनसीईआरटी फिर पीवाईक्यू फिर कोई रेफरेंस बुक की फिर उससे कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी दोनों, और उसके बाद एक हेल्प बुक ली थी मैंने, शायद एससी, पता नहीं नाम याद नहीं, एसएल अरोड़ा, हाँ एसएल अरोड़ा, सेल अरोड़ा, हाँ उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं। क्या बात है। ऐसे अरोरा ग्रेट ग्रेट। नहीं बढ़िया। का भी लेवल जो था ना थोड़ा कम ही था एसएल का भी। इस बार जो पेपर आया बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड था। मुझे लग रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जितना लेवल था ना वैसा आया, एग्जाम्पल करनी चाहिए इस बार, क्योंकि एग्जाम्पल में भी बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे ना, और वो मैंने नहीं करी थी। मुस्कान, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है ना, और नेक्स्ट टॉपर्स जो था वो एंड के मंथ में आया था, है ना, फेब में हमने अपना 12th का चैनल स्टार्ट किया था और हमने तब से कंटेंट देना डिलीवर करना बच्चों को स्टार्ट किया था। तो उसका क्या आपके रिवीजन में या फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि आपका मतलब मार्क्स का इम्प्रूवमेंट, या फिर किस तरीके से मतलब वो जो चैनल का इम्पैक्ट था, नेक्स्ट टॉपर्स का जो इम्पैक्ट था, क्या आप उसको थोड़ा सा समझा सकते हो अपने जूनियर्स को या फिर हम लोगों को कि उसका क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ा? कि एक्चुअली उसका इम्पैक्ट ये है कि हम स्टार्टिंग में पूरे साल तो कॉन्सेप्ट करते हैं, बट लास्ट में अगर रिवीजन ही अच्छी नहीं होती ना तो एग्जाम कभी अच्छा नहीं जाता। और लास्ट के टाइम में ही चाहे था नेक्स्ट टॉपर, बट उसमें वन शॉट से, अब लास्ट के टाइम में एनसीईआरटी कोई रीड नहीं करेगा तो उनको चाहिए वन शॉट में सारा कवर हो जाए डिटेल में। तो वो था, उसने हेल्प की। बाकी इतने सारे क्वेश्चंस के मैराथन वगैरह थे, और फिर सुबह सुबह 4 बजे 4 PM वाली क्लासेस भी तो थी, मतलब 4 AM वाली क्लासेस भी तो थी, वो बहुत हेल्पफुल थी। एक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मतलब सब कुछ हेल्पफुल था। लाइव सेशंस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुस्कान, लाइव सेशंस की बात हो रही है तो अभी तो हम लॉन्ग ईयर बैच में आ चुके हैं, है ना। तो अब तो पूरे साल स्टूडेंट्स के साथ हम ऐसे ही लाइव ले रहे हैं जो हमने लास्ट के 4-5 दिन में लिए थे। तो आप क्या सजेस्ट करोगे किसी एक टिप के लिए? मतलब टिप इन द सेंस अब ये बताना कि लाइव में ये चीज में बहुत फोकस्ड रहना, जब ऐसी चीजें हो रही हो तब बहुत फोकस्ड रहना है आपको। तो मतलब क्या ऐसा सजेशन दोगे कि हमारे लाइव में ना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी और जब टीचर्स ये करा रहे हो तो बहुत ध्यान देना? लाइव में तो ऐसे वैसे तो सारी चीजें ही होती है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। पूरी लाइफ में ये बेनिफिट होता है, जब हम दोस्ती वीडियोस देखते हैं ना तो हम उसे या तो 2x पे देखते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर लाइव में हमें पता रहता है कि हाँ बैठना है वरना ये क्लास हट जाएगी, है ना। और थोड़ा उसमें ना पर्सनल कनेक्शन भी रहता है, क्योंकि टीचर्स लाइव चैट वगैरह भी थोड़े पढ़ते रहते हैं, तो पता रहता है कि हाँ ऐसा लगता है कि क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। तो लाइफ तो पूरी अटेंड की जाए तो अच्छा है। अच्छा मुस्कान, मुझे ये बताना, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप नेक्स्ट टॉपर्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो तो आपका आंसर क्या होगा? हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। और कुछ पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स ऐसे कुछ बताना चाहो जो अच्छा मतलब हमारे जो आपके जूनियर्स को हेल्प करे कि अच्छा हाँ इन्होंने ऐसे दिया था, तो फिर आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहो तो? कि ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें रिक्वायर्ड थी और सारी चीजें हो गई थी उस पे। वन शॉट्स भी थे, पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियोस भी कुछ कुछ थे, मतलब टॉपिक वाइज, और वो सब भी थे। फिर क्वेश्चंस वगैरह भी थे, तो वो सारी चीजें थी, और नोट्स वगैरह भी थे शायद से ना। जैसे मतलब यू स्कोर्ड 99 इन केमिस्ट्री, तो मतलब इसमें क्या होता है ना, कई लोगों को लगता है ये तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, रटते रहो, या फिर एक कंसेप्ट होता है यार सिर्फ समझते रहो, है ना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मतलब किस तरीके से इंसान नोट्स बनाए, फोकस क्या करे कि रटने वाले कंसेप्ट को में रखे कि रट लेंगे बाद में एंड में, या समझ के करे, मतलब क्या कंसेप्ट रखना चाहिए नोट्स के पास तो बीच के? केमिस्ट्री रटने का बहुत मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, पहले लगा था। ऑर्गेनिक में ये है
कि अगर तुम 2 बार पढ़ोगे तो तुम्हें रिएक्शंस याद हो जाएंगे। रिएक्शंस याद अगर एक बार अच्छे से थोड़े हो गए ना, और वो भी समझ के, है ना, कि रिएक्शन क्यों हो रहे, समझ के अगर एक बार रिएक्शंस याद हो गए तो ऑर्गेनिक हो जाती है, इजीली हो जाती है। कन्वर्जन्स पैसे इतने हार्ड भी नहीं आए थे बोर्ड में। एनसीईआरटी के आए थे, अगर एनसीईआरटी करोगे ना बहुत इनफ है ना। उसके अलावा फिजिकल के भी न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं थे, उसमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बाकी डीएन एब्रोक और वो जो कोऑर्डिनेशन है वो दोनों थे थोड़े से थियोरेटिकल, जिसमें थोड़ा याद करना पड़ रहा है, लर्निंग होता है। वो था, वही मुझे थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके आपने कॉपी बनाई थी या एक ही में सब किया था? मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शंस अलग कॉपी में जरूर लिखो, है ना, या ऑर्गेनिक अलग कॉपी में जरूर करो, तो ऐसा कुछ किया था बाइफर्केशन या सब कुछ एक ही था? अंडरलाइनिंग कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़नी तो पड़ती तो अंडरलाइन कर ली थी। और जब मैं ऑर्गेनिक याद करी तब एक एक बार मैंने लिख के देखे थे उन्हें सब रिएक्शन को, बिल्कुल पूरे चैप्टर के जैसे रिएक्शन ना ऐसे एक बार लिख दिए थे पूरे बिना देखे, फिर उसको मैथ किया था, तो ऐसे करा तो उससे याद हो गए थे एक बार। ठीक है, फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें अंडरलाइन कर लिया था मेन, तो वो हो गया था। बाकी फिजिक्स के नोट्स बनाए थे मैंने खुद से बनाए थे, ऐसे चैनल की जो वन शॉट्स वगैरह होती है उसको देख देख के अलग से बनाए थे नोट्स, फिजिक्स के नोट्स बने थे। नाइस नाइस। बढ़िया बढ़िया है। तो मुस्कान, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, है ना, और बहुत इम्पोर्टेंट और यूजफुल इंसाइट्स दिए आपने अपने जूनियर्स के लिए, है ना। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन